एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, ये एक्ट तो 2009 है, लेकिन ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 2010 को। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों को जिनकी एज 6 से 14 साल है, मतलब 8th क्लास तक के लिए। ये प्राइमरी में बांटता है 1st से 5th क्लास को, और अपर प्राइमरी में बांटता है 6 से 8th क्लास को। ठीक है। और लेकिन जो ये हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये हमारा लिंक होता है जो भी हमारा जो 86वां अमेंडमेंट आया था 12 दिसंबर 2002 को, जिसमें हमने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट मान लिया था, उसमें हमने इसे इंक्लूड कर लिया था। ठीक है। और इंडिया ना 135वीं कंट्री बनी थी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट को अडोप्ट करने वाली, मतलब एजुकेशन को एज ए फंडामेंटल राइट मानने वाली। और कहता है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, ये हमारा फोर्स में आया था, और यहाँ उस टाइम पे हमारी प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल, जिन्होंने इसकी मंजूरी दी थी। ठीक है। तो ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 2010 को, और आर्टिकल है इसका 21A। ठीक है। इसमें यही है कि 6 से 14 साल के लिए भाई मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार हो, और 8 ईयर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि 1st क्लास से 8th क्लास तक। ठीक है। और कहता है कि इसमें ये बताया गया कि इवन बाय द स्टेट विच शैल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनरोलिंग द चाइल्ड एज वेल एज इंड्योरिंग अटेंडेंस, मतलब कि भाई ये स्टेट की ही ड्यूटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बच्चों को इनरोल करवाए, उनकी अटेंडेंस इंश्योर करे, कि वो 8 साल तो पूरे करे अपनी स्कूलिंग के। ठीक है। किसी भी बच्चों को आप एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते। और भाई लगा लो साइकिल इन स्कूल इज़ ओवर, नो चाइल्ड शैल बी आस्क्ड टू टेक एन एडमिशन टेस्ट, मतलब भाई लगा लो 1 साल उसने कोई क्लास पास कर ली, तो नेक्स्ट क्लास के लिए उसे ना किसी टेस्ट वगैरह को देने के लिए नहीं बोला जा सकता। आर्टिकल 45 हमें बताता है 3 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए भी वही एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब लाइक आंगनवाड़ी वगैरह हो, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वगैरह हो, ये सब। और याद रखना कि जो हमारे अपर प्राइमरी होती है वो हमारी 6 से 8th क्लास के लिए होती है। इसके लिए टीचर स्टूडेंट रेशियो है 35:1 का। इसमें ना एक टीचर को 220 मतलब वर्किंग डेज होते हैं उसके 1 साल में, और या कह सकते हैं 1000 हावर्स। ठीक है। और याद रखना ये जो एक्ट हमारा आया था 1 अप्रैल 2010 को, ये जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं था, वैसे ओवरऑल इंडिया अप्लाई होता, और हमारा देश 135वें नंबर का देश था, और ये 40:1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर अब इसमें हमें बता रखा है कि लगा लो कोई बच्चा डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है। तो इनके लिए अलग से एक्ट था, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। और डिसेबिलिटी से अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए मतलब 6 से 18 साल तक फ्री थी एजुकेशन। ठीक है। नॉर्मल बिना डिसेबल अगर पर्सन था तो 14 साल तक, और विद डिसेबिलिटी 6 से 18 साल तक। जो प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने मतलब भाई इसके लिए बोला था कि अगर हम नर्चर करेंगे हमारे चिल्ड्रंस को, यंग पीपल को राइट टू एजुकेशन के बारे में, तो इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, प्रोस्पर होगा। और ये इन्होंने ना रूल बनाए थे प्राइवेट स्कूलों के लिए भी, कि वो भी है ना भाई जो भी वीकर सेक्शन के स्टूडेंट हैं, क्योंकि देखो जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे तो फ्री एजुकेशन है, कंपलसरी एजुकेशन है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के लिए भी सरकार ने रूल बना दिए थे कि उन्हें 25% तो ना इनरोलमेंट करवाना होगा गरीब वीकर सेक्शन के बच्चों का। ठीक है। और जो भी कोटा फिक्स किया गया है वो वैकेंट नहीं होना चाहिए, मतलब गरीबों के बच्चों को वहाँ पे एडमिशन मिलना चाहिए। इनको ना बिल्कुल इक्वल माना जाएगा, जो भी मतलब भाई बिना सब्सिडी के जो बच्चे हैं, जो भी अमीरों के बच्चे हैं। ठीक है। जितने भी स्कूल हैं उन्हें इन रूल्स का, स्टैंडर्ड्स का फॉलो करना होगा 3 साल के अंदर। मतलब अगर वो 3 साल तक भाई अपने फंक्शंस के इनको फॉलो नहीं करता है तो भाई उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपए की। अगर फिर भी कंटिन्यू रखता है तो 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फाइन लगेगा। नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ टीचर क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, ये भी मतलब बताए गए थे अकेडमिक अथॉरिटी के द्वारा। टीचर इन ऑल स्कूल, उसके सब्सक्राइब करना होगा 5 साल के अंदर जो भी रूल्स वगैरह उन सबको। जो बेनिफिट्स है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के, वो एक पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जो आते हैं आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। और कहता है कि एंड जो राइट्स हैं चैप्टर 4 के वो तो लागू नहीं हुए हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया भाई जो राइट है इन्फोर्सेबल हुए थे, जो पुट इट इन बाई चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज आर्टिकल 21। ठीक है। अब है याद रखना जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें हमारे पास 7 सेक्शंस है और 38 सब सेक्शंस है। ठीक है। देखो द राइट टू एजुकेशन है वो कंपलसरी एजुकेशन एक्ट भी बोल सकते हो आप इसे, 2009 86वें अमेंडमेंट के अंदर आया था, और आर्टिकल 21 से इंसर्ट करता है इसे फंडामेंटल राइट के रूप में। ये स्टेट करता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी सभी बच्चों को जो 6 से 14 साल के हैं। ठीक है।
राइट टू ऑफ जो चिल्ड्रन है टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये हमें नोटिफाई तो हो गया था 27 अगस्त 2009 को ही, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, इसमें है ना एक बच्चे को फ्री किया जाता है सभी बैरियर से, एक एजुकेशन को लेने में जो भी बाधाएं आती हैं उन सबसे दूर किया जाता है। कंपलसरी एडमिशन है, अटेंडेंस ज़रूरी है, कंप्लीशन ऑफ ई एलिमेंट्री एजुकेशन। जो राइट टू एजुकेशन है वो डिफाइन करता है कंपल्सन कि भाई हर बच्चे को, मतलब जो भी पेरेंट्स उनका भी टारगेट हो कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं 14 साल के एज तक, तो ऐसा नहीं काम में लगा दें। ये फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स की कि वो उन्हें स्कूल में भेजें। जो ड्रॉप आउट है चिल्ड्रंस का वो भी मतलब रोकना है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो रोकी गई थी। एक तो ना बच्चे को एब्यूज़ नहीं किया जाएगा, अगर लगा लो फेल हो जाता है तो उसकी इंसल्ट करना, उसे फेल बोला, ऐसा नहीं किया जाएगा। ना ही उसे ना क्लास से निकाला जाएगा, ठीक है, कि 8th क्लास तक तो उसे पढ़ाई करवाई ही जाएगी, फेल वगैरह को कोई सिस्टम नहीं होगा। ठीक, और कोई भी कहता है कि मेंटल हरासमेंट नहीं किया जाएगा किसी भी बच्चे का, प्रोवाइड की जाएगी एजुकेशनल फैसिलिटी। और नेबरहुड में, मतलब 3 साल के अंदर, नेबरहुड का मतलब होता है कि भाई जो भी प्राइमरी स्कूल है तो वो आपके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में, और अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर के दायरे में हो। ठीक है, फिर बता रखा है कि गुड टीचर्स को भाई लाया जाएगा एकेडमिक अथॉरिटीज़ के द्वारा। ठीक है, और टीचर प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह नहीं करेंगे भाई, मतलब लगा लो गवर्नमेंट टीचर वगैरह उनके लिए बैन होता है कि वो प्राइवेट ट्यूशन वगैरह ना करें। नहीं तो कई बार वो क्या कर देते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि यहाँ नहीं पढ़ाऊँ तो ट्यूशन पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, और फिर आए थे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो ये बोला गया कि जो कम्युनिटी है वो पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है कि थ्रू स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कंप्राइज, मतलब एक कमेटी बनाई गई थी, वो चेक करती थी टीचर्स को, पेरेंट्स को, जो भी स्टाफ वगैरह थे वो सब बनाती थी, नॉर्म स्टैंडर्ड वगैरह स्पेसिफाई करती थी। और याद रखना कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता बच्चे के एडमिशन वगैरह के लिए। ठीक है, जो आरटी करिकुलम है वो प्रिस्क्राइब करता है एकेडमिक अथॉरिटीज़ को, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड था चाइल्ड की मदर टंग पे। ठीक है, ये सब। अब याद रखना प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर दायरे में हो, अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर दायरे में हो। और जो मतलब क्लास 1 to 5 थी उसके लिए देखो, अगर 60 चिल्ड्रन है तो 2 टीचर होने चाहिए, 61 से 90 है तो 3 टीचर होने चाहिए, 91 से 120 4 टीचर, और अगर 150 से ऊपर है तो 4 मतलब 5 टीचर और 1 हेड होना चाहिए। और याद रखना कि 30 बच्चों पर 1 टीचर का होना ज़रूरी है प्राइमरी के लिए। और है ना उसे 200 वर्किंग डेज होने चाहिए, उसके साल में 800 घंटे। ठीक है, और 1 वीक में 45 घंटे उसे काम करना होगा। ये था हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट मतलब ये हमें बात से ही मिलते हैं, मेन प्रोविजन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन मतलब ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पीस एंड सिक्योरिटी वगैरह को मेंटेन करती है। तो देखो दिसंबर 10 1948 को जो जनरल असेंबली थी यूनाइटेड नेशन की उसने अडोप्ट किया था जो भी मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को। 30 आर्टिकल हैं इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में। इसी कारण से 10 दिसंबर को हम है ना ह्यूमन राइट डे मनाते हैं। और ये क्यों आए थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था उसके बाद आए थे। इस टाइम पर चेयरपर्सन कौन थी, एलिनर राउसेल्ट। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। ह्यूमन राइट कंप्रिहेंसिव है, डिटेल्ड है नेचर में। इनफैक्ट जो सब्जेक्ट है राइट्स का वो इंक्लूड करता है डिक्लेरेशन इंडिविजुअल्स की, यूनिवर्स की। ठीक है, जो पर्पस था इन राइट्स का वो क्या था, ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करना, चाहे वो देश के किसी भी कॉर्नर में रह रहा हो, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में रहना हो, कि उसका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, नेसेसरी कंडीशंस क्रिएट करना कि उनके डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो क्या ज़रूरत थी ह्यूमन राइट्स की, पहला तो है फंडामेंटल फ्रीडम, कि एवरी लाइफ हैज़ फ्रीडम, मतलब हर इंसान को, जैसे मतलब हर जीवन को भाई जिसमें जानवर वगैरह हर कुछ आ जाता है, फ्रीडम है रहने की नेचर में। उसी तरह से बायोलॉजिकली जो मतलब मैन पैदा हुए हैं उन्हें भी ये अधिकार है कि वो फ्रीडम से साथ रह सकता है। वुमेन राइट जो एसोसिएशन है फंडामेंटल फ्रीडम का मतलब ये एग्जिस्टेंस करता है कि हर इंसान के पास फ्री, ठीक है, राइट टू लीव, भाई राइट है रहने, फ्री रहने का और रहने का। ठीक है, एजुकेशन का, ये सब है वुमेन राइट में। वही जो हम पढ़ के आए हैं 6th राइट उनको आप बता सकते हो यहाँ पे। वुमेन वैल्यूज का मतलब होता है कि वुमेन एग्जिस्ट करता है भाई सोसाइटी में, तो उसका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वहाँ पे उसकी कुछ वैल्यूज होंगी, उसके कुछ अधिकार होंगे, कुछ ड्यूटीज़ होंगी, वो सब फॉलो करना। पीस, पीस का मतलब होता है हारमोनी एंड पीस। ये भी आइडल्स होते हैं जो एस्पायर करते हैं अचीव करने के लिए। ठीक है, ये MD रोसवर्ल्ट है जो चेयरपर्सन थी। ठीक है, रोसवर्ल्ट, इलेन रोसवर्ल्ट, तो जिन्होंने डिक्लेयर किया था वुमेन राइट पे मतलब फॉर्म ले सकते हैं इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा ऑफ द राइट ऑफ ऑल मैन ऑन द अर्थ, मतलब सभी जितने मैन हैं। ये जो डिक्लेरेशन है इसको हम इंटरनेशनल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट बोल सकते हैं। जो UN चार्टर है, देखो उस टाइम पे 58 कंट्रीज थे लेकिन 51 ने साइन किया था, ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट।
ह्यूमन राइट्स इंक्लूड होते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में। इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट आते हैं 2 से 21 में और सेक्शंस में, और जो हमारे आर्टिकल लगा, और जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल है वो आते हैं आर्टिकल 22 से 27 में, ठीक है। और ये देखो, पहला है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, तो पहला है राइट टू लाइफ, सिक्योरिटी एंड लिबर्टी, मतलब हर इंसान के पास जीने का, सिक्योरिटी का और स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 3 में आता है। राइट टू फ्रीडम फॉर सैलरी, सैलरी होती है दास प्रथा, मतलब किसी के लिए जरूरी नहीं कि किसी को ऑर्डर को फॉलो करे, उसके लिए एक नौकर की तरह काम करे। सैलरी मतलब दास प्रथा एक कर्ज होती है, हर इंडिविजुअल के पास अधिकार है कि वो ना जो दास है, सैलरी है, उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। जितने भी प्रकार के स्लेव ट्रेड होते हैं उनको हटा दिया गया था, ठीक है। इन द राइट अगेन सैलरी, आर्टिकल 4 है ना, वो आया था किसी मतलब किसी को भी आप दास वगैरह नहीं बना सकते कि वो आपके ऑर्डर को फॉलो करे। राइट टू फ्रीडम फॉर इन ह्यूमन ट्रीट, मतलब कोई आपके साथ इन ह्यूमन ट्रीटमेंट करे, मतलब आपको एक मतलब ह्यूमन समझे ना, आपके साथ बैड ट्रीटमेंट करे, टॉर्चर करे, तो उससे आपको अधिकार है कि आप उससे बच सकते हो। आर्टिकल 5 है, डिक्लेयर करता है हर पर्सन के पास अधिकार है फ्रीडम का, टॉर्चर से, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट से, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, कि ऑल आर गिवन द राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ अटैच्ड विदाउट एनी मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्शन का अधिकार है, एवरीबडी हैज राइट टू प्रोटेक्शन अगेन वियोलेशंस के अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 8 इसके बारे में हमें बताता है कि भाई हर किसी को रेमेडी का अधिकार है, प्रोटेक्शन का अधिकार है, मतलब कोर्ट भी है ना, मतलब पार्शियल नहीं होगा, ठीक है। राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री, मतलब अगर आपको कोई भाई है ना जानबूझ कर अरेस्ट कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो, पूछ सकते हो क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, रीजन पूछ सकते हो। राइट टू गेट जस्टिस, जस्टिस लेने का अधिकार है, और जो भी हमारे ट्रिब्यूनल होगा इम्पार्शियल, फेयर एंड पब्लिक हियरिंग करेंगे, इम्पार्शियल डिसीजन देंगे, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब ये है कि भाई नो बॉडी सेल बी सब्जेक्टेड टू आर, मतलब जानबूझ के कोई किसी की काम में है ना इंटरफेयर नहीं करेगा उसकी होनर या रेपुटेशन के अगेंस्ट में, ठीक है। मतलब भाई देखो, जब तक जरूरी ना हो हमारे देश की संप्रभुता वगैरह के लिए, तो जरूरी नहीं है कोई हमें कोई बात बताए। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप है ना कहीं भी मूव कर सकते हो, रह सकते हो, ठीक है। फिर राइट टू असाइलम, असाइलम का मतलब होता है जब दूसरे देश में हम रहते हैं, अदर कंट्रीज़ में जब हम भाई आसरा ले लेते हैं, तो वो भी हमारे पास अधिकार, हम कहीं भी किसी भी देश में जाकर रह सकते हैं। नेशनलिटी का अधिकार है, हर पर्सन के पास अधिकार है नेशनलिटी का। नो बॉडी शैल बी आर्बिट्री, मतलब किसी को भी है ना जानबूझ कर है ना उसकी नेशनलिटी से दूर नहीं किया जा सकता। राइट टू मैरिज एंड फैमिली, आर्टिकल जो 16 है जिसमें मैन है ना, वो मैन उसके पास अधिकार है शादी का, मतलब अपनी एक फैमिली बनाने का, बिना किसी लिमिटेशन के, जाति धर्म वगैरह के अकॉर्डिंग, मतलब बिना किसी मतलब दबाव बनाकर कुछ नहीं होना चाहिए। फुल कंसेंट होनी जरूरी है, फ्री कंसेंट होनी जरूरी है। खुद की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार रख सकते हो, कोई भी आपको अपनी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं कर सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजियन, आर्टिकल 18 है ना, हर पर्सन को फ्रीडम का अधिकार देता है धर्म के प्रति, मतलब हर कोई अपना धर्म बदल सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, हर पर्सन अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है, कोई भी उसके ओपिनियन को नहीं रोक सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, मतलब आप शांति से है ना ग्रुप वगैरह बना सकते हो, ठीक है, कोई भी मतलब आपको भाई उसमें बाधा नहीं क्रिएट करेगा। आपको वोट का अधिकार है, गवर्नमेंट को चूज करने का अधिकार है। अब इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, जो मतलब बेसिक नेसेसिटी से रिलेटेड होते हैं। पहला है राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मतलब एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छी हेल्थ, ठीक है, इसमें आते हैं फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, मेडिकल केयर, ये सारी चीज़ें। फिर राइट टू वर्क एंड फ्री चॉइस, मतलब आप अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकते हो फ्रीली, मतलब कोई भी आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आप एक स्पेशल टाइप का काम करोगे, नहीं। फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क मिले, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। राइट टू रेस्ट एंड लेजर, मतलब आप काम कर रहे हो ना तो आपको कुछ पीस आवर भी मिलेंगे, शांति रेस्ट के आवर भी मिलेंगे। पहले तो ऐसा कुछ लिमिट नहीं होती, लेकिन अब पता है देखो संडे नॉर्मली हमारा फ्री होता है, छुट्टी होती है, ठीक है, पूरे दिन में हमें पता है कि हमारे लिए 8 आवर काम करना इस टाइप से, ठीक है, बीच में लंच भी होता है, वो सब। राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब इतनी रिम्यूनरेशन तो मिले कि हमारा ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे। राइट टू एजुकेशन, वही है कि भाई फ्री एटलीस्ट एलिमेंट्री और फंडामेंटल स्टेजेस तक तो एजुकेशन फ्री हो, कंपलसरी हो, ठीक है। राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ, कहता है कि इसके अकॉर्डिंग हर किसी के पास अधिकार है कि वो कल्चरल लाइफ में कम्युनिटी के पार्टिसिपेट कर इंजॉय कर सकता है, आर्ट को शेयर कर सकता है, साइंटिफिक एडवांसमेंट वगैरह को, ठीक है, प्रोटेक्ट करना मोरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट को, ये सब इसमें आता है। फिर राइट टू गुड सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28 हर किसी के पास अधिकार है सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर का, कि वो एंजॉय कर, हर किसी के पास अधिकार इंटाइटल टू ए सोशल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर इन विच राइट एंड फ्रीडम भाई बताई गई है।
वही है, ट्रेड यूनियन बना सकता है। मदर और चिल्ड्रन को तो कुछ स्पेशल फैसिलिटी वगैरह दी जाएंगी, ठीक है, चाहे बच्चा ना किसी भी मतलब में सिचुएशन में वो उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। फिर कुछ कमांडेंट है कि यूनाइटेड नेशन का एम था कि एक यूनिवर्सल कल्चर बनाया जाए ह्यूमन राइट्स का एजुकेशन के थ्रू। तो ये देखो इसने कुछ कमांड्स बताए हैं। पहला है कि जो एजुकेशन वो यूनिवर्सल है, ह्यूमन राइट दैट एवरीबडी, मतलब हर किसी को, भाई हर सरकार को अपने वुमेन को ना ये अधिकार देना चाहिए कि वो फ्रीली एजुकेट हो सकता है। बिना एजुकेशन के किसी देश की डेवलपमेंट प्रोग्रेस नहीं हो सकती। और जो एजुकेशन हो बहुत सारी समस्याओं का इलाज है। स्कूलिंग को हम कह सकते हैं इंक्रीज करना हर इंडिविजुअल की लाइफ चांसेस को, ठीक है। जो कैंपेन होता है फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, ये प्रोमोट करता है इक्वलिटी को, जस्टिस को, पीस को, डेमोक्रेसी को। द कैंपेन इन फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, जो डिजायर करते हैं एजुकेशन फॉर ऑल। स्कूलिंग ब्रेक डाउन करता है क्लास बैरियर वगैरह को, टॉलरेंस लेके आता है। स्कूलिंग इज सेड टू बी एक एम्पावरिंग प्रोसेस है, हम देख सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। बट वी एडवोकेट फॉर गुड क्वालिटी स्कूल अल्टरनेटिव, वन ओनली नीड टू वर्क हार्डेस्ट टू सक्सीड इन स्कूल। भाई कोई मेहनत क्यों कर रहा था कि सक्सेस मिले स्कूल वगैरह में। तो ये हमारा टॉपिक था।